Hello friends, welcome to Fun Study. My name is Jas Agrawal. I will teach you the concept of physics, chemistry, maths of BSc फर्स्ट ईयर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मैकेनिक्स, जिसका पहला कॉन्सेप्ट है एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ये हमारा बेस बनाएगा बाकी सब कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझने के लिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेंड्स क्यों होता है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए करते हैं। किसी भी पॉइंट का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेंड्स हम जनरली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है पहले से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर, यदि इस पॉइंट को लोकेट करना चाहें इस ग्राफ में, तो हम एक्स डायरेक्शन में पहले इस पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में हमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट चलना पड़ा। हम 4 यूनिट आगे बढ़े तब हमें ये पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। ये पॉइंट जस्ट इसी पॉइंट के ऊपर तो है, तो इसलिए जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4। सिमिलरली वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम इस पॉइंट की ओर बढ़ें तो 1 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट आगे बढ़ने पर हमें जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा हमें, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट मिल चुका है। तो इस पॉइंट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन दोनों इस कोऑर्डिनेट से 4 और 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली हम इस डिस्टेंस को एक्स लेते हैं और इस डिस्टेंस को वाई लेते हैं। इस डिस्टेंस को हम x लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम y लेते हैं। तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हमने यूनिट्स निकाल ली हैं तो 4 और 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो अगर हमें सेम यही पॉइंट जो है इसको अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, कंसीडर करना है या लोकेट करना है, तो हम सबसे पहले जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा वो होगा x एक्सिस से इसका एंगल, इस लाइन का x एक्सिस से जो एंगल होगा। पर x एक्सिस से फ्रेंड्स ये जो लाइन है वो 4 एंगल बना सकती है। एक तो ये जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ये, दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो, और ये जो नेगेटिव एक्सिस है ये भी तो x एक्सिस ही है, तो ये एंगल और साथ में ये एंगल। तो इस प्रकार से हमें 4 एंगल मिल सकते हैं। पर यहाँ पर जो हम कंसीडर करेंगे तो पहला कंडीशन ये होगा कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से वो एंगल होना चाहिए। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से हम जब देखेंगे तो दो जो नेगेटिव एक्सिस से हमारे जो 2 एंगल मिल रहे थे हमें वो तो कैंसिल हो गए, वो वाली बात कैंसिल हो गई आप। पर पॉजिटिव एक्सिस से अब भी हमें 2 एंगल मिल रहे हैं, एक तो ये और एक ये। तो यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन आता है वो होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ने पर जो एंगल बनाए वो। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हमें ये जो एंगल मिलता है ये थीटा एंगल, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो दूसरा कंडीशन था एक और, वो भी कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो इस पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में r और थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फ्रेंड्स, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम रिलेट करेंगे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स से, यानी कि x और y और r और थीटा के बीच में जो रिलेशनशिप होता है यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे। तो यदि हम फ्रेंड्स इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इंटर रिलेट करें तो
ये जो डिस्टेंस होगा फ्रेंड्स ये y होगा, सिमिलरली ये भी y होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, और इसी सिमिलरली ये भी x होगा। तो इस पॉइंट से हमने यहाँ पर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखने लगा फ्रेंड्स। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम एक बचपन से ही एक थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अनुसार हम देखें तो हाइपोटेनियस यहाँ पे r है, तो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो r का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो ये रिलेशनशिप हमारा r और x और y के बीच में हो गया। सिमिलरली हम रिलेशन थीटा और एक्स वाई के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लें टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो y है और जो बेस है वो x है, तो हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन एक्स। और इस तरीके से हम इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये हमारा थीटा और y और x के बीच में रिलेशनशिप आ गया। तो ये हमारे 4 पैरामीटर थे जिनमें से हमने 2 पोलर कोऑर्डिनेट्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स से रिलेशनशिप यहाँ पर फाइंड कर लिया है फ्रेंड्स। अब अगर हम चाहें तो x और y का भी r के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यही ट्रायंगल से अगर आप देखें फ्रेंड्स तो हम साइन और कोसाइन भी तो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल थीटा है तो साइन थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा y है परपेंडिकुलर हमारा y है और हाइपोटेनियस हमारा y है और हाइपोटेनियस हमारा r है। तो y इक्वल टू हमारा r साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली हम कॉस थीटा के लिए निकालें, कॉस थीटा बराबर देखें तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इस ट्राइंगल में बेस है जो वो r है, x है, और हाइपोटेनियस r है। सिमिलरली x के लिए वैल्यू होगी r कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पर उससे पहले हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। तो फ्रेंड्स सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम 3 डायमेंशनल कंसीडर करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को हम 2 डायमेंशनली कंसीडर करते हैं हमेशा। तो फ्रेंड्स यदि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं 3 डायमेंशनली में, 3 डायमेंशनल स्पेस में हम पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट एज्यूम कर लें तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हम ये जो एक्स वाई प्लेन है, 3 डायमेंशनल जो ग्राफ है उसमें हम एक्स एक्सिस को इस साइड, वाई एक्सिस को इस साइड और जेड एक्सिस को इस साइड प्लॉट करते हैं। जनरली हम 2 डायमेंशनल के लिए इस तरीके से प्लॉट करते हैं ग्राफ, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, बट 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को 3 डायमेंशनल स्पेस में समझने के लिए, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स वाई प्लेन में। इसको मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ आगे, इसको भी थोड़ी एक्सटेंड कर देता हूँ। ये हमारा एक्स है, ये हमारी वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमारा पहला कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट के लिए। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी पहला कोऑर्डिनेट यही होगा।
और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी यही होगा। पर अब हम बात करें जेड एक्सिस के लिए, तो हमें इस पॉइंट का हाइट लेना होगा जेड एक्सिस के पैरेलल, जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं जेड। क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारा z होगा, तो जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो z से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये तो बात हुई 3 डायमेंशनल स्पेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। पर अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इसी पॉइंट को यदि हम लोकेट करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो फ्रेंड्स हमें इसी की तरह एक्स वाई प्लेन में पहले इसका जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉप करना होगा। कुछ इस तरीके से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स वाई प्लेन के लिए। पर अब इसका जो पहला पैरामीटर होगा, जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, वो हमारा एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो नहीं होगा। यहाँ हम इसमें ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा हमारा पहला कोऑर्डिनेट, जो कि हम r लिख देंगे। और जो तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट होगा सिमिलरली वो भी y नहीं होगा। x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज बढ़ने पर जो एंगल बनेगा इस लाइन का, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट। तो ये तो बात हुई 2 कोऑर्डिनेट्स की। पर जो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा सिमिलरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह z को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट होगा वो z ही होगा, ये जो हाइट है। तो फ्रेंड्स अब कुछ सवाल आता है कि इस सिस्टम को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यदि हम z की वैल्यू को बिना चेंज किए इस पॉइंट को चारों तरफ अगर प्लॉट कर दें तो हमें एक सिलेंडर मिल जाएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। और यही रीजन है कि हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स के साथ में। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो r है, जो हमारा r है, यहाँ पे एक इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें फिर से मिल जाएगा, जैसा कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिला था। और जहाँ पे ये डिस्टेंस होगा वो x होगा और ये डिस्टेंस हमारा y होगा। तो सिमिलरली अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और r के लिए वही सिमिलर वैल्यू हमें मिलने वाला है जो कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में मिला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पर अब हम चाहें तो इस ट्राइंगल से ये जो पॉइंट है ओरिजिन से मीट हुआ इस लाइन से, और ये जो एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था हमने, तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है 3 डायमेंशनल स्पेस में। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर हम इसको नाम दे दें ON इस लाइन को, और इसको नाम दे दें P, तो हमारा ये जो डिस्टेंस है ये R है और ये जो डिस्टेंस है वो Z है, और हमारा जो एंगल होगा वो थीटा रहेगा। यहाँ पर इस ट्राइंगल के लिए थीटा होगा। माफ कीजिएगा, हमें r का जो दूसरा वैल्यू है उसे फाइंड करने के लिए हम साइन और कोसाइन से ही फाइंड करेंगे।
तो यदि फ्रेंड्स हम कोसाइन फाइंड करें इस ट्राइंगल के लिए, तो वो होगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जो हमारा बेस है फ्रेंड्स वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे हम x लिख सकते हैं, और हाइपोटेनियस r को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यहां पे जैसा कि फ्रेंड्स हमें x नहीं, पहला कोऑर्डिनेट r है, तो यहां पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे r की। यदि हम इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट करें, ओ ए, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा r है जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट r है वो यदि हम इस पॉइंट के लिए देखें तो हम x एक्सिस से डिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। x एक्सिस से जो डिस्टेंस हमें आगे बढ़ना पड़ा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यही तो हमारा r है। तो यहाँ पे जो r है वो OA के इक्वल है, कि इस डायरेक्शन में जो x एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमें आगे बढ़ना पड़ा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो x था, तो r इक्वल टू ओ ए। यहाँ पे हम x को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट था वो हमने कैसे निकाला था, ऑरिजिन से x डायरेक्शन में इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना हमको आगे बढ़ना पड़ा वही हमारा पहला कोऑर्डिनेट था। तो यहाँ पे r इक्वल टू ओ ए है, और यहाँ पर ओ ए को हम इस ट्राइंगल में कोसाइन से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए यहाँ पर बेस का वर्क कर रहा है, और r हमारा हाइपोटेनियस है, तो ओ ए इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम r कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम ओ एन कॉस थीटा भी लिख सकते थे। सिमिलरली हम y और z के लिए भी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमारा वैल्यू ये है, ये जो हमारा ये ट्राइंगल है, इसके लिए y अगर हमें चाहिए तो हम साइन थीटा को कंसीडर करेंगे, और साइन थीटा इक्वल टू हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जहाँ पे परपेंडिकुलर y है y अपॉन r, और जहाँ पर y होगा r साइन थीटा। सिमिलरली z के लिए भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जहां पे z रिप्रेजेंट कर रहा है OC को, O से C, यहाँ पर हम C इस पॉइंट को नाम देते हैं। तो यह जो डिस्टेंस हमें आगे बढ़ना पड़ा वो OC के इक्वल है, तो z इक्वल टू OC हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इक्वल टू z। सिमिलरली जैसे हमने r के लिए जो वैल्यू निकाला था हम थीटा के लिए भी निकाल सकते हैं। फिर से हम टेन थीटा टेंजेंट लेंगे, स्लोप लेंगे। इस ट्राइंगल के लिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा y है, बेस हमारा x है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर फ्रेंड्स x होगा और यहाँ पर y होगा, तो x अपॉन y लेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर। तो ये हमारी बात हुई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की। अगर अब हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे अर्थ के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से। तो फ्रेंड्स जो अर्थ की हॉरिजॉन्टली जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये हमारे लैटिट्यूड है, और जो सबसे बीचों बीच होता है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और बाकी जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं ये हमारे लैटिट्यूड हैं। और
एक पोल से दूसरे पोल तक जाने वाली जो हमारी वर्टिकल लाइन है इन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो जो हमारा, अगर हम यदि अर्थ पे किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहें, इस पॉइंट को, तो यहाँ पे हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। एक तो लॉन्गिट्यूड के माध्यम से, लॉन्गिट्यूड पर इस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, तो लॉन्गिट्यूड पर इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, लेटीट्यूड पर, माफ़ कीजिए, लेटीट्यूड पर इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, सभी पॉइंट्स की वैल्यू लेटीट्यूड के लिए सेम होगी। सिमिलरली इन पॉइंट्स के लिए जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, पर जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की वैल्यू होगी वो यहाँ इन सभी पॉइंट्स के लिए डिफरेंट होगी। पर यदि हम इस पॉइंट पर, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं और यहाँ पे फ्लैट्स हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, आपके ऊपर रहने वाले के लिए, आप और उसके ऊपर रहने वाले के लिए, सभी के लिए जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू सेम होंगी, तो अब कौन सा पैरामीटर लें हम कि इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यू हमें, इन तीनों पोजीशन, इस पॉइंट्स की हमें पोजीशन पता चले। तो अब यहाँ पे एक पैरामीटर आता है लेटीट्यूड की जगह एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से हम ये पता लगाते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है, और एल्टीट्यूड जो हम लेते हैं वो सी लेवल से कंसीडर करते हैं। तो अब हम जो इन तीनों पॉइंट्स की पोजीशन जो अभी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से लोकेट नहीं कर पा रहे थे, वो हम एल्टीट्यूड के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया अर्थ के लिए, पर अब हम 3 डायमेंशनली अगर ग्राफ से समझें, किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना हो, इस पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना होगा, तो सबसे पहले हमें एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किया था। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो पहला पैरामीटर होगा हमारा, वो होगा हमारा इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के पहले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन से z एक्सिस से बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, और जो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस से जो ये एंगल बनाएगा, ये लाइन, वो रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम फाई से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे 3 पैरामीटर होंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए फ्रेंड्स हमें ये तीनों पैरामीटर मिले, जहाँ पे ये जो है हमारा थीटा है, इसको हम बोलते हैं पोलर एंगल, और फाई को हम एजीम्यूथल एंगल के नाम से बुलाते हैं। और ये जो लाइन है हमारी आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। और यदि हम बात करें, इसको हम कंपेयर करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो ये जो हमारी होगी डिस्टेंस, यहाँ पर ये एक्स होगी, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस के लिए ये वाई होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी ये जेड होगी। तो अब हम आर की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो होगी √x² प्लस y² प्लस z²। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स पहले हमें x, y और z का वैल्यू निकालना होगा, रिलेशन निकालना होगा r, थीटा और फाई से। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशनली में ये जो हमारा
प्लेन दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर x होगा, हम नाम दे देते हैं ओरिजिन को O, यहाँ पर N, Q, P, R यहाँ पर दे चुके हैं S लिख देते हैं इसको। तो जो x का वैल्यू होगा इस ट्राइंगल की, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x क्या है यहाँ पर, x इस ट्राइंगल के लिए बेस का वर्क कर रहा है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस काय का होता है, फॉर्मूला cos थीटा का होता है। तो यहाँ पर हम cos फाई लिखेंगे और साथ में हाइपोटेनियस हमारा ON है, तो हम इसको लिख सकते हैं ON cos फाई। और यदि हम ON की वैल्यू फाइंड करें इस ट्राइंगल के लिए, या फाइंड करें हम ON की वैल्यू इस ट्राइंगल के लिए, ये जो एंगल होगा, ये जो ON डिस्टेंस है ये हमारी इस डिस्टेंस के बराबर है, इसको हम नाम दे देते हैं TS, और ON हमारा इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के लिए हम अगर TS की वैल्यू फाइंड करें तो हमारा एंगल थीटा है, तो हम इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस की वैल्यू R है, तो हम ON इक्वल टू लिख सकते हैं TS इक्वल टू R साइन थीटा। और अब हम यहाँ पर ON की वैल्यू पुट कर दें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी R साइन थीटा इंटू कॉस फाई। सिमिलरली हम y और z की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएंगी हमारी R साइन थीटा कॉस फाई, साइन फाई माफ़ कीजिएगा, और z के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी R कॉस थीटा केवल, क्योंकि जो z है वो हमारा ये डिस्टेंस है OC या OT, सॉरी माफ़ कीजिएगा OT, और इसका वैल्यू हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो वो हमें R cos थीटा मिलेगा। तो ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। अब हम देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें फ्रेंड्स R स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरीके से हम R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम टेन थीटा निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और टेन फाई की वैल्यू जो आएगी वो होगी वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम तीनों कोऑर्डिनेट्स पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। ये थे हमारे स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, और जो कि हमें समझने में हेल्प करेंगे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।